पहाड़ों में। उसके बाद आज अभी शोक का समय बीता भी नहीं है और उनकी पत्नी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, सुनेत्रा पवार ने। ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टोरी है और इसके तमाम सारे आयाम हैं, पर्दे के पीछे की बातें होंगी जो हम लोगों को जाहिर सी बात है कि नहीं मालूम है, लेकिन इसका आउटकम क्या है वो हम देख सकते हैं और एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं। आउटकम फादर में बना दिया गया कि ये अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगी तो पार्टी टूटने से बचेगी, बीजेपी में लोग बिखर के नहीं जाएंगे। 40-41 इनके एमएलए हैं, 41 शायद, हाँ, और 41 है, 41 वो 40 हैं, तो वो बिखर के नहीं जाएंगे और जो ये गुटबाजी है वो कंट्रोल रहे, क्योंकि अभी सुनेत्रा पवार पे कोई राजनीतिक हमला नहीं कर पाएगा, ना बीजेपी की तरफ से ना एनसीपी के गुट, जो अलग अलग गुट है उनकी तरफ से। तो नैतिक दबाव भी बना रहेगा और प्लस पवार साहब की पॉलिटिक्स क्या होगी इसमें हम अंदाज लगा सकते हैं केवल कि एनसीपी की कमांड और एनसीपी का सरकार में रिप्रेजेंटेटिव पवार परिवार के पास है। अगर ये पवार परिवार के बाहर जाता डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन या पार्टी कमांड, तो पवार साहब के लिए मुश्किल होती इनसे डील करना। परिवार जो है वो आपस में बड़ा इंटरमिंगलिंग है परिवार के अंदर बहुत ज्यादा। और अजीत पवार और शरद पवार तो बात कर ही रहे थे मर्जर की, एक ही चुनाव चिन्ह पे तो चुनाव लड़े अभी स्थानीय निकायों का। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि कैसे ये इंटरमिंगलिंग है परिवार में, कितनी कई लेयर्स हैं। शरद पवार का एक डिग्री कॉलेज है राजीव जी, उसका नाम है विद्या प्रतिष्ठान। 25,000 स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, कॉमर्स की और तमाम साइंस की पढ़ाई वहां होती है, डिग्रियां दी जाती। वो उसको एक ट्रस्ट चलाता है, उसमें ट्रस्टी हैं सुनेत्रा पवार। पवार के कॉलेज में, शरद पवार के कॉलेज में ट्रस्टी हैं सुनेत्रा पवार। तो परिवार के कई सारे जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं कई प्लेटफॉर्म, कई फोरम्स में। और शरद पवार के कई सारे ट्रस्ट हैं, कई कॉलेजेस हैं, कई एनजीओज हैं, उसमें ये परिवार के तमाम सदस्य इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो केवल एनसीपी तक सीमित नहीं है मामला। तो इसलिए पवार साहब के लिए बड़ा ही उपयुक्त है कि पवार परिवार का कंट्रोल जो है एनसीपी के दूसरे धड़े में अभी है। ना वो छगन भुजबल के पास गया, ना वो प्रफुल्ल पटेल के पास गया, ना किसी तीसरे नेता के पास गया। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एंड विनर है वो शरद पवार है। आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी, मर्जर वाकई होना है कि मर्जर की कहानी बनाई गई, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो अभी आज हम देख रहे हैं। तो इसलिए मैं मान रहा हूं कि बीजेपी इसमें अगर कोई मंसूबे देख रही थी तो वो बीजेपी को नुकसान हुआ है और ये बहुत होशियारी भरी राजनीति जो है वो की गई है। इसीलिए शरद पवार खामोश हैं और सुप्रिया सुले भी कुछ बोली नहीं है। तो ये एक घटनाक्रम जो है उसका सीधा जो मतलब है ये है। बाकी सुनेत्रा पवार अभी एमएलए भी नहीं है और एमएलए बन जाएंगी वो, एमएलए या एमएलसी, वहाँ बाइकैमरल हाउस है वो। और उसके अलावा वो उनके पिताजी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और ससुराल की तरफ से तो राजनीति है ही है जी। तो दोनों तरफ से वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनकी है। और बीजेपी के लिए नुकसान अब ये होगा कि बहुत सारा जो परिवारवाद का आरोप ये लगाते हैं, तो परिवारवाद का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पे या समाजवादी पार्टी पे या आरजेडी पे, वो परिवारवाद का आरोप अब ठहरेगा नहीं कि आपने तुरंत जो है इनको बनवा दिया अपनी सरकार में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस भी परिवारवाद के ही प्रोडक्ट हैं, उनके पिताजी भी बीजेपी के नेता थे, एमएलए थे
और मेरा ख्याल है शायद मंत्री भी थे। तो परिवारवाद का भी एक मामला हुआ जो बीजेपी के लिए एक जी जो है वो आगे के लिए मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल एनसीपी के दोनों धड़े अभी अपनी जगह मजबूत हैं। एनसीपी अजीत पवार जो है उसमें फिलहाल कोई बिखराव नहीं होगा, ना कोई बगावत होगी, और ये बहुत स्मूथ टेक ओवर जो है वो हो गया। और ये बहुत ही मैं कहूँ कि पॉलिटिकल मनूवरिंग जो है जी। पर्दे के पीछे की, वो बहुत चतुराई भरी थी। मर्जर की कहानी यहीं हम इसको समाप्त माने, और क्या यहां दोनों दलों को अपनी अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में खड़ी हो गई है? अनम्यूट कीजिए। महाराष्ट्र की राजनीति में राजीव जी पवार फैक्टर रहा है दशकों से, अनेक अनेक अलग रूपों में रहा है। और पवार फैक्टर अजीत पवार के जाने के बाद उसमें एक वैक्यूम आया, और उस वैक्यूम को तुरंत इसलिए भरा गया कि सत्ता और विपक्ष में दोनों जगह पवार परिवार का रिप्रेजेंटेशन रहे। अब अजीत पवार के रहते हुए पवार के दो स्तंभ, मजबूत स्तंभ हो गए थे। अजीत पवार खुद भी बड़े अग्रेसिव नेता थे और वो लोकप्रिय भी थे। उनके हम चुनावी क्षेत्र में गए थे, हमने देखा था कितना लोकप्रिय है वो युवाओं के बीच में खासकर। और शरद पवार जो है वो एक राष्ट्रीय नेता है, वयोवृद्ध नेता है, बहुत सीनियर है, अपनी राजनीतिक चालों की वजह से जाने जाते हैं। मैं कल बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को स्टम्प किया था 2019 में। और इस बार भी मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे ये जो इतना स्मूथ ऑपरेशन हुआ है, पर्दे के पीछे शरद पवार का इसमें कोई ना कोई भूमिका रोल जरूर है। और उस बात से साबित होता है कि जिस तरीके से वो पवार परिवार का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार में और पार्टी में दोनों में बरकरार है। और जैसे मैंने कहा कि आसानी से बगावत नहीं हो पाएगी। जी तो एक तो पवार का इंटरेस्ट इसमें ये है कि एनसीपी के दोनों धड़े पवार परिवार के पास रहे। अब परिवार भले अजीत पवार आज नहीं है, और लेकिन और दो एनसीपी हैं, और दोनों एनसीपी पवार परिवार के पास है। लेकिन जो पवार कुनबा है पूरा, उस पवार कुनबे का जो मुखिया है वो शरद पवार है अभी भी, और अब उसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। अजीत पवार तो एक अलग शख्सियत उन्होंने अपनी बना ली थी राजनीति में, अब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो जो परिवार पवार कुनबा है उसमें शरद पवार जो है वो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे इज्जतदार नेता हैं, और उनके ऊपर आसानी से कोई आरोप या इस तरीके की जो राजनीतिक चाल उनसे उनके ऊपर हो नहीं सकती। जी तो ये बीजेपी के लिए एक नुकसान वाली बात है कि उनको सुनेत्रा पवार से डील करने के लिए उनको ये सोचना पड़ेगा कि पीछे से हाथ इसमें पवार साहब का है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब का हाथ है। अब उनकी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके हिसाब से वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पवार साहब ने जब एनसीपी बनाई थी तो भी वो बीजेपी के साथ नहीं गए थे, विपक्ष में रहे थे। और 2004 में जब सरकार आई मनमोहन सिंह की, तो उस सरकार में वो शामिल हुए थे। तो पवार की राजनीति का एक पैटर्न है, वो साफ पैटर्न है कि वो सीधे बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जुड़ते हैं। उनके बारे में बातें उड़ती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। जब कांग्रेस में थे तो भी बातें हो रही थी, और इसीलिए शकील जी ने कहा, मैं उसकी बात सहमत हूं कि अब मर्जर की कोई बात नहीं होगी। इस पूरे जो पिछले 48 घंटे में मर्जर की जो बातें आई या लाई गई, मुझे उसका उद्देश्य एक ही लगता है कि वो उद्देश्य ये था कि अजीत पवार का जो वैक्यूम है वो परिवार
पवार परिवार के ही हाथ में रहे एनसीपी, जी और वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया है। अब इसमें देखिए दूसरा इसका जो पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि अब वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया। तो महाराष्ट्र सरकार में जो पावर बैलेंस है एक नाथ शिंदे और बीजेपी के बीच या देवेंद्र फडणवीस के बीच में, वो बिगड़ गया जी और वित्त मंत्रालय भी उनके पास हो गया है। और अभी बीएमसी के चुनाव हुए, अभी तक मेयर नहीं बन पाया है, और वहां पे 10 फरवरी को अब मीटिंग होगी, शायद मेयर की होनी थी, आज टाल दी गई। तो वहां भी एक नाथ शिंदे अपना जोर लगा रहे हैं कि जी 2.5 साल का होगा तो पहले 2.5 साल में उनका मेयर बन जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत उलझ गई है बीजेपी के लिए। जी